Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are starting with 10th of November 2022, the Hindu newspaper ka analysis. And there are so many important articles in today's newspaper that you are going to find it very interesting to study them one by one. Starting with GS paper 2 related article, Center devises new guidelines for TV channels, broadcast of socially relevant topics compulsory. तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव न्यू गाइडलाइंस, एक नई गाइडलाइन अप्रूव की है यूनियन कैबिनेट ने. फॉर व्हाट? द गाइडलाइंस आर फॉर अपलिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ टीवी चैनल्स. यानी कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको अपलिंक और डाउन लिंक करने की गाइडलाइंस. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग? सी, अपलिंक मीन्स डाउनलिंक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डाउनलिंक. डाउनलिंक मीन्स द कम्युनिकेशन गोइंग फ्रॉम अ सैटेलाइट टू ग्राउंड. दिस इज अ सैटेलाइट, ठीक है. द कम्युनिकेशन दैट गोज फ्रॉम द सैटेलाइट टू द ग्राउंड टू योर टीवी चैनल्स, दैट इज डाउनलिंक. अपलिंक इज व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू द सैटेलाइट, दैट इज अपलिंक. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट, दिस इज ग्राउंड. तो जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट से नीचे जा रहा है वो डाउनलिंक है, ऊपर जा रहा है वो अपलिंक हो गया. And under which all the stations with permissions except for foreign channels, where it may be impractical, must broadcast content on national and social issues for at least 30 minutes every day. मतलब यूनियन कैबिनेट का कहना ये है, हर दिन 30 मिनट के लिए, हर दिन 30 मिनट के लिए सभी चैनल्स को, एक्सेप्ट फॉर द फॉरेन चैनल्स और स्पोर्ट्स चैनल, बिकॉज स्पोर्ट्स चैनल में ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे दिखाएं वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती ना. तो एक्सेप्ट फॉर दैट, जहाँ पर इम्प्रैक्टिकल हो, सारे चैनल्स को ना सोशल इश्यूज और नेशनल इश्यूज पर कुछ ना कुछ 30 मिनट्स के लिए ना अवेयरनेस फैलानी होगी, फॉर अवेयरनेस. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी. ये जितने भी एयरवेव्स होते हैं ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टीज होती हैं. ये पॉइंट याद रखना है. एयरवेव इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी. ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एयरवेव? रेडियो वेव्स यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स, दे आर नोन एज एयरवेव्स. वो रेडियो वेव्स जिनसे हम रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट कर पाते हैं उसको एयरवेव्स बोलते हैं. तो ये फ्रीक्वेंसीज या एयरवेव्स जो होती है ना, ये होती है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट मस्ट बी यूज्ड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो यू कैन नॉट गिव दिस राइट टू समवन. ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको लोगों के इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना है. जैसे कि पार्क्स जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, कोई एक उस पर अपना हक नहीं जमा सकता. राइट. सो एयरवेव्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ईदर इन जीएस पेपर 2 और ईदर इन योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल और योर पेपर 3 और इवन इन प्रीलिम्स का एग्जाम, स्पेशली इन प्रीलिम्स. एयरवेव्स जो होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं. दे मस्ट बी यूज्ड फॉर ग्रेटर गुड. पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी होती है उसको ग्रेटर गुड के लिए यूज किया जाता है. यू कैन नॉट जस्ट कंट्रोल इट. Okay, no one has the right, underline this, no one has the right to use them at his or her leisure or for personal gain. For example, there is a park, you cannot just own this park, public park, and use it for your own personal gain. Now I have seen this happening in so many areas जहाँ पर पब्लिक पार्क्स बने होते हैं, उस पर कोई ना अपना कुछ ना कुछ हक जमा कर बैठ जाता है. वहाँ अपनी शादियाँ करवा रहे हैं, अपना मंडपे बनवा रहे हैं. दैट्स रॉन्ग. जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक पार्क है, वो सबके लिए है. यू कैन नॉट जस्ट यूज इट फॉर योर ओन पर्सनल गेन कि वहाँ पर अपनी ही फैक्ट्री की चीज़ें लगा के रख दी हैं. आई हैव सीन दिस हैपनिंग ऑन ग्राउंड. ठीक है. नाउ आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए गारंटीज राइट टू फ्री एक्सप्रेशन. ठीक है, आर्टिकल 19 बोलता है भाई वी हैव द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन बट नॉट द राइट टू यूज एयरवेव्स विच आर पब्लिक प्रॉपर्टी. ये नहीं है कि वी हैव द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन तो भाई कुछ भी यूज कर लो, सब पे अपना हक है, सब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को. नहीं, एयरवेव्स तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते अपने पर्सनल गेन के लिए. ठीक है. तो सिटीजन मे यूज एयरवेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग ओनली व्हेन परमिटेड बाय लॉ. सिटीजन्स एयरवेव्स का यूज ब्रॉडकास्टिंग के लिए कर सकते हैं बट तभी जब लॉ उनको परमिट करे. ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ही, जनहित के लिए ही वो उसका यूज कर सकते हैं. ये पॉइंट याद रखना है. दिस इज एसेंशियल इन एनी डेमोक्रेसी वेयर फ्री एक्सप्रेशन इज गारंटीड. जहाँ पर भी फ्री एक्सप्रेशन गारंटीड होता है वहाँ के लिए दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. राइट टू फ्री एक्सप्रेशन गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री डज नॉट इंक्लूड राइट टू यूज दीज एयरवेव्स एट हिज लेजर. बट ये जो फ्री एक्सप्रेशन का राइट दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं है आप अपने लेजर के लिए इसको यूज करें. ठीक है. नाउ हियर यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज LLP? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप.
LLP is a partnership in which some or all of the partners have limited liabilities. As a result, it may include elements of partnership and corporation. Because why am I saying that? Because Union Cabinet has permitted LLPs and companies to uplink the foreign channels from Indian teleports. ठीक है, जिससे कि employment opportunities create होगी. India as a teleport hub बनेगा. ठीक है, it stated that LLPs and companies would be allowed to uplink foreign channels from Indian teleports. तो यहाँ पर क्या होगा कि इंडियन टेलीपोर्ट्स के थ्रू फॉरेन चैनल्स को अपलिंक किया जा सकता है. आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट अपलिंक इज. ठीक है, तो यहाँ पर एलएलपी का मतलब क्लियर होना चाहिए. प्रीलिम्स के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट. ट्राई, व्हाट इज ट्राई? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रेगुलेटरी बॉडी established by Government of India under Section 3 of TRAI Act 1997. It's India's telecommunications regulator. This is again very very important. ठीक है. Now, next important point. What is satellite news gathering? It's a service that caters to the needs of broadcaster TV in the form of audio visual shows. सैटेलाइट न्यूज़ गैदरिंग ऐसा सर्विस है जो कि ब्रॉडकास्टर टीवी के नीड्स को फुलफिल करता है. कैसे? ऑडियो विजुअल शोज दिखाकर. इट इंक्लूड्स एन ऑटोमेशन डिवाइस. ठीक है, तो यहाँ विच इज़ वेरी क्विक टू ऑपरेट. ऑटोमेशन डिवाइस जितने भी होते हैं ना, वो उसमें ह्यूमन एफर्ट कम ही होता है. ठीक है, तो इसलिए वो क्विकली आप ऑपरेट कर सकते हो, ईज के साथ ऑपरेट कर सकते हो. नाउ लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आंसर करें. Consider the following statements. Union Cabinet has approved new guidelines for uplinking, downlinking TV channels under which all stations with permission must broadcast content on national and social issues for 30 minutes at least every day. Second, Article 19 subsection 1 clause A guarantees right to free expression but not the right to use airwaves which are public property. Again, C is the correct answer. Just now we have studied 30 minutes every day. यहाँ पर ये पढ़ा है हमने, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ये हमने यहाँ पर पढ़ा है. येस, इट गिव्स राइट टू एक्सप्रेस फ्री एक्सप्रेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू कैन यूज एयरवेव्स बिकॉज फ्रीली, बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी. सी इज द करेक्ट आंसर. सी, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. इसलिए रीडिंग द न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट. रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, अंडरलाइनिंग देम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड कीपिंग देम इन योर मेमोरी. Second important article, Kerala government moves to divest governor of chancellor role. This particular article this particular news has been in the newspaper since the last 1 month. at least 1 महीने तो लगातार ही आ रहा है. वैसे तो ये ऑलवेज रहता है न्यूज़ में, बट 1 महीने से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. So here recently Kerala High Court has restrained the governor of the state in his capacity as chancellor of universities from passing final orders on show cause notices he issued to the vice chancellors. 8 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को इन्होंने ना केरला के गवर्नर ने शो कॉज नोटिस जो है वो इशू कर दिया. ठीक है, तो इससे अभी हाई कोर्ट ने इस पर स्ट्रेन लगा दिया है, इस पावर पे गवर्नर की. गवर्नर हैड इशूड नोटिस टू वाइस चांसलर्स गिविंग रीजंस दैट दे हैव वायोलेटेड द यूजीसी नॉर्म्स. ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट के दौरान यूजीसी नॉर्म्स का खंडन हुआ था, इसलिए उन्होंने नोटिस भेजे थे वाइस चांसलर्स को. Now let us understand governor's powers. अभी recently I posted a video on my YouTube channel regarding governor की power, the tussle between governor and the state government, right? Again ये वही issue चल रहा है. Governor's powers, there are 2 kinds of powers of governors which is related to universities. First is the state university. Second is central university. In state university, governor of the state, बेसिकली ये जो गवर्नर होता है स्टेट का इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दैट स्टेट. उस स्टेट की यूनिवर्सिटी का वो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता ही है स्टेट में. ठीक है, गवर्नर इन अ स्टेट इज़ द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दैट स्टेट. दैट मीन्स ही बेसिकली फंक्शंस as a governor. He functions with the aid and advice of chief council of minister, but as the ex officio chancellor he acts independently of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब एज अ गवर्नर तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर काम करेगा, उनके एड एडवाइस के साथ ही काम करेगा, बट एज एक्स ऑफिशियो चांसलर वो इंडिपेंडेंट है, ही कैन टेक हिज ओन डिसीजन. ओके, नाउ कमिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. In the central universities we have the Central Universities Act 2009 in which President of India shall be the visitor of Central University. तो President of India जो होगा वो कौन होगा? विजिटर होगा यूनिवर्सिटी का. And then there will be a chancellor who will be appointed by president. तो chancellor would be the titular head. ठीक है, तो प्रेसिडेंट एज अ विजिटर अपनी कैपेसिटी में एक चांसलर को अपॉइंट करेगा, गवर्नर को अपॉइंट करता है उस केस में वो. ठीक है,
तो और देन देर आर वाइस चांसलर ऑल्सो, जो यहाँ पर नहीं है। हेयर तो इन स्टेट वी हैव ओनली द एक्स ऑफिशियो चांसलर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमारे पास हो जाता है वाइस चांसलर भी, हु इज अपॉइंटेड बाय विजिटर फ्रॉम पैनल्स, जो कि सर्च कमिटीज के द्वारा सजेस्टेड नाम को प्रेसिडेंट को ऑफर करते हैं, ठीक है। और ये सर्च कमिटीज को भी ना यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, फॉर्म करती है। देन ये जो एक्ट है ना, दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, दिस एक्ट एड्स प्रेसिडेंट एज विजिटर and he shall have the right to authorize inspections of academic and non-academic aspects of university and to make inquiries। तो प्रेसिडेंट कौन है? विजिटर के कैटेगरी में उसके पास ये राइट है कि वो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक इंस्पेक्शंस या इंक्वायरीज कंडक्ट करा सकता है, प्रेसिडेंट। ओके, यहाँ पर तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ओवर हियर। Now you have to remember certain things for your prelims examination. What are those things जो आपको याद रखनी है? Education comes under concurrent list. कौन सी लिस्ट में आता है? Police is under state list. Education comes under concurrent list. But there is an entry 66 of union list which says coordination and determination of standards in institutions for higher education or research in scientific and technical institutions. तो ये जो एंट्री है, दिस गिव्स द सेंटर सब्सटैंशियल अथॉरिटी ओवर हायर एजुकेशन। तो इसमें भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एंटर थ्रू दिस एंट्री नंबर 66 ऑफ यूनियन लिस्ट। हायर एजुकेशन की जब बात आएगी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी सब्सटैंशियल अथॉरिटी होती है, ठीक है। सो व्हाट इज द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर्स होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर? भाई इंटेंशन क्या है, क्यों गवर्नर को चांसलर बना दिया जाता है? सो दैट बिकॉज गवर्नर इज अ न्यूट्रल पर्सन। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, इन द गवर्नर वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट लेक्चर, आई टोल्ड यू ही इज एन ए पॉलिटिकल हेड। वो न्यूट्रल होता है, ही इज जस्ट अ लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, so he can help eradicate political influence from the universities. That is why governor is chosen as the chancellor. ठीक है, point clear? Now there were some recommendations made by some commissions that you need to remember for GS paper 2 also, for pre also, and if you have PubAd as optional then also this is important. So recommendations क्या है? First recommendation was given by Justice R.S. Sarkaria Commission, which says use of discretion by some governors in some university appointments had come in for criticism. ठीक है, so this commission acknowledged the difference between governor's constitutional role and statutory role performed as chancellor. तो इस कमीशन ने कहा गवर्नर जो है जब वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर्स को या किसी को भी, उस केस में ना अपॉइंटमेंट में काफ़ी क्रिटिसिज्म आ जाती है। तो सरकारिया कमीशन का कहना ये था कि हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो गवर्नर है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल डिफरेंट होता है, स्टैट्यूटरी रोल डिफरेंट होता है जो वो चांसलर के तौर पे परफॉर्म करता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, एज अ चांसलर ही हैज द स्टैट्यूटरी रोल। एंड दिस कमीशन अंडरलाइंड दैट चांसलर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सीक गवर्नमेंट्स एडवाइस। अंडरलाइन दिस, चांसलर के ऊपर कोई, ही इज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एज अ चांसलर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो दबाव में गवर्नमेंट की एडवाइस उसे फॉलो करनी ही पड़ेगी, नहीं। Then M.M. Punchi Commission, which said governors shouldn't be burdened with positions and powers which may expose the office to controversies or public criticism. तो M.M. Punchi Commission का कहना था भाई गवर्नर के ऊपर ऐसा कोई पोजीशन या पावर मत दो, ऐसे दबाव मत डालो पावर देके या पोजीशन देके कि उसकी पोजीशन एज अ गवर्नर ही क्रिटिसिज्म के लिए ओपन हो जाए। इट एडवाइज्ड अगेंस्ट कन्फेरिंग स्टैट्यूटरी पावर्स। तो ये जो चांसलर की आप पावर दे रहे हो ये मत ही दो, वरना एज अ गवर्नर उसकी पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे, right? This was the you can say the point suggested by M.M. Punchi Commission. So there are two different points which have been suggested. You can use them in your answers. अगर आपके पास आंसर आता है ना कि governor's position as a chancellor is questionable, this and that, you can be neutral and you can give the recommendations by these two commissions and provide your own solution. Okay? Now let us solve this question with reference to Legislative Assembly of State in India. Consider the following statements. Governor makes a customary address to members of House at commencement of first session of the year. When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. So governor makes a customary address to members of House at commencement of first session of the year. Second, state legislature does not have a rule on a particular matter. कौन सा statement इसमें correct होगा? Again, C is the correct answer. Okay? So this is kind of the questions that they can ask. ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. This was I guess in 2019 PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया था. The next important article,
अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, फॉर प्रिलिम्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर 2023 का एग्ज़ाम, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है. You have to study these articles really nicely and memorize them. So the article says that D.Y. Chandrachud takes charge as the 50th Chief Justice of India. तो D.Y. Chandrachud जो हैं वो 50th Chief Justice of India बन गए हैं, ठीक है. करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे पहले कौन थे? यू ललित थे, ठीक है. ही नॉमिनेटेड जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़. सो यहाँ पर आप लिख लो यू ललित नॉमिनेटेड जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, ठीक है. एंड देन CJI का रिकमेंडेशन किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है. गवर्नमेंट प्रोसेस को किक ऑफ करता है एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट इज द अपॉइंटमेंट इफ इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन ही बिकम्स द चीफ जस्टिस, ठीक है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है. नाउ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ऑल्सो बिकेम द CJI, ठीक है. इनके फादर जो थे ना, उनका नाम था जस्टिस YV चंद्रचूड़. ही ऑल्सो वॉज द CJI इन 1978. तो आप बोल सकते हो कि जैसे फादर वैसा बेटा, उन्होंने अपने पिता का जो काम था वो आगे लेकर गए हैं, ठीक है. चलो, now this is do you remember that his father Justice YV Chandrachud, he sentenced Sanjay Gandhi to jail in a case concerning the film Kissa Kursi Ka. It was a political satire film that was banned during the time of national emergency. तो उस टाइम पे इनके फादर ने संजय गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई थी, ठीक है. तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको ऐसे पता होने चाहिए. चलो, so this was all for today. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ ये full fledged holistic lectures with the PYQs you are enjoying them. If you're really enjoying them, do let me know in the comment section as well. So this is all for today. I hope you enjoyed this lecture. Thank you and have a wonderful day ahead.